ये इंटीग्रेटेड एक मॉडल बनाया है इसने कि क्योंकि इसने ऊपर दिखा दिया कि भाई ये भी ओके ये भी ओके सब ओके हैं, अब एक डायग्राम पे बना के इनको आपस में कनेक्ट कर दो। ओके, सबसे पहले नाउ व्हाट इज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सीएफए। पहले जीरो ऑर्डर सीएफए पे किया, हमें जीरो ऑर्डर पे करना चाहिए या सीधा फर्स्ट पे? इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू वर्क विद अ जीरो ऑर्डर, रीजन बीइंग जितना बड़ा करेंगे, जब आप मॉडिफिकेशन एनालिसिस करेंगे तो ये आपको सब कुछ बताएगा, ये इसको इससे रिलेट इसको इससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि इसके अंदर O4 और O10 रिलेटेड थे, ओके, ये आप अलग से नोट कर लें अपने पास, ये और ये रिलेटेड थे, तो जब ओवरऑल डायग्राम बनाए तो पहले से ही कर दें क्योंकि आपको पता है ये रिलेटेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे अलग अलग पहले इंडिविजुअल कर लें और बाद में एक मॉडल पे करें। ऑलवेज रिमेंबर, हम जब भी लायबिलिटी या वैलिडिटी चेक करते हैं वो मॉडल की करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने ये कहा कि ओवरऑल ये सारा ठीक है, इससे कहीं भी ये नहीं पता लगा इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट ठीक है, पूरा मॉडल रिलेट हो गया ना सारे आपस में। ऐसा हो सकता है ये पुअर हो पर ओवरऑल सारा ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट बाय कंस्ट्रक्ट करें, फिर मॉडल करें। कंस्ट्रक्ट की अलग दिखाएं, वैलिडिटी लायबिलिटी ठीक है, और मॉडल की अलग दिखाएं। इट्स ऑलवेज एडवाइस। सर किसी भी स्टेज पे हम लोग ये देखेंगे कि एक जो एरर टर्म है एक कंस्ट्रक्ट की और दूसरी एरर टर्म से उसका क्या रिलेशन है या कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं, एरर टर्म विद इन द कंस्ट्रक्ट ही रिलेट हो सकती है, इसका इससे इसका इससे इसका इससे कोई रिलेट। फिर आपने अभी कहा कि हम मॉडल करने से पहले जीरो लेवल देख लें ताकि इसका उससे एरर टर्म ना दिखा दें। हाँ, अगर आप इसका रन करेंगे ना तो सॉफ्टवेयर है वो तो हर एक से दिखाएगा जो उसको लगेगा कम है, लेकिन हमें पता है ना कि इससे हो नहीं सकता। तो जब हम पहले जीरो ऑर्डर सीएफए पे काम करेंगे तो क्या होगा, मुझे पता है कि ये इससे रिलेटेड है। सेकंड, नेवर नोट डाउन कि 13 14 कनेक्टेड है। जब आप ज्यादा देंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप देता हो सकता है 13 14 यहाँ आ जाए। इनके नाम नोट करें, किसकी एरर टर्म्स आपस में कनेक्टेड है। ओके, बाद में जब आप मॉडल बनाएं, मॉडल बनाते टाइम ही इनके एरर टर्म को पहले से ही कनेक्ट कर दें क्योंकि आपको पीछे से पता है मॉडिफिकेशन डिस्क से कौन कौन कनेक्टेड है, एंड फिर उस पे काम करें। CFI GFI इंप्रूव करने का ओनली मेथड इज मॉडिफिकेशन डिस्क, नो अदर। हाउएवर फॉर इंक्रीजिंग द लायबिलिटी एंड वैलिडिटी देयर आर ये हमने दिए, ये तो कंस्ट्रक्ट है सर, ये तो कंस्ट्रक्ट है, ये है ना मेजर तो जो हमने किया है, ये तो सेम नेम स्पीसीज की फाइल में आपके ये नाम नहीं है सर, ये नाम है, ये तो इसका नाम आप रामू शामू रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है मेजर तो ये क्या कहाँ है, ये क्या चीज कहाँ है, क्या फाइल के अंदर है? सर्कल मीन्स टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम द डाटा, only this is there, box means it is in the file, circle means to be calculated by the data। इन चारों से मिलके एक सर्विस क्वालिटी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल बन रहा है, दैट इज द सेकंड। That can be rated or measured. That can be rated or measured. That can be either rated or measured. That can be So that is service quality बनता है चारों से। हाँ, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपिटल उससे ये बन रहे हैं चारों, ये चारों इससे That will be rated होगा। obviously latent होगा, obviously latent ही होगा, वो कभी भी बॉक्स नहीं हो सकता। हाँ जी पूछो डाउट। सर ये जो एरोस पे वैल्यूज है ये स्टैंडर्डाइज्ड बीटा है, ये सारी स्टैंडर्डाइज्ड बीटा। जब आपको एरर टर्म पे कुछ ना दिखे तो इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज्ड बीटा है, अनस्टैंडर्डाइज्ड पे यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। इसका मीनिंग क्या है? हाँ, इसका हाइपोथेसिस क्या है? चलिए बताइए भैया। सर एक बार प्लीज बताएंगे ये फाइल कहाँ पे है? जी, इस फाइल का आप अपने ये खोलिए। जी नहीं, SCM फोल्डर। SCM फोल्डर में आपको बहुत सारी फाइल्स दी हैं, उसमें एक फाइल है SCM फॉर्मेट, लिखना कैसे है, PDF फाइल ये है। जी ये देखिए, ये पहला पेज टेस्टिंग। एक मिनट में पहले इनके सवाल का जवाब दो। हाँ जी
सर का एक क्वेश्चन है, ये जो आपकी p वैल्यू 0.05 से छोटी आई, इसकी नल हाइपोथेसिस क्या है? इसकी नल हाइपोथेसिस क्या है? यस सर। ये बढ़िया हाइपोथेसिस नहीं है, असेंस वही है पर हाइपोथेसिस वो आर स्क्वायर में। रिग्रेशन के लास्ट टेबल में क्या थी हमारी नल हाइपोथेसिस? रिग्रेशन की लास्ट टेबल में हमने टी टेस्ट लगाया था, वहां पर नल हाइपोथेसिस क्या थी? Explain variance is equal to नहीं, वो रिग्रेशन अनोवा में there is एक दिन के हिसाब से ज्यादा होता है आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। अगर आपने ऑल स्टैंडर्ड all standard coefficient is 0. all unstandardized coefficient is equal to all unstandardized regression की लास्ट टेबल जहां आपके स्टैंडर्डाइज्ड बीटा, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा, टी वैल्यू, पी वैल्यू नल हाइपोथेसिस काम करती थी ऑल अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा इक्वल टू 0। यहां पर ये बोल रहा है ऑल अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा इक्वल टू 0। जब ये 0.05 से छोटा है, ये 0 नहीं है, ये इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, अगर वो नहीं होगा तो फैक्टर उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ड्रॉप दैट स्टेप। ये रिग्रेशन है, ये पूरा रिग्रेशन है। हाउ मच अ फैक्टर इज एक्सप्लेनिंग, हाँ वो कहां से पता लगेगा? आर स्क्वायर से। पी वैल्यू से नहीं पता लगेगा सर, पी वैल्यू बता रही है दिस इज इक्वल टू 0, इसको चेक कर रहा है। आर स्क्वायर अगर हम करेंगे, देखो आर स्क्वायर कहां से करेंगे? एनालिसिस प्रॉपर्टी में थर्ड है स्क्वायर आर स्क्वायर है, इस पे टिक किया, रन करो, एस्टीमेट के अंदर यहां देखें स्क्वायर मल्टीपल कोरिलेशन। Q4 77 एक्सप्लेन हो रहा है, Q3 81 एक्सप्लेन, 63% एक्सप्लेन हो रहा है, गुड है। लेकिन इसके बेस पे हम देखते नहीं, ये आर स्क्वायर हम CFA में नहीं देखते, CFI में हम देखते हैं मॉडल फिट और वैलिडिटी। CFI में हम सिर्फ दो चीजें देखते हैं, मॉडल फिटनेस, CFI, GFI और वैल्यूज एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये चीजें देखते हैं। जब यहाँ से ओके करके SCM पे जाएंगे, वहाँ सिर्फ आर स्क्वायर देखेंगे, वहाँ मॉडल फिटनेस और इन सब की कोई मतलब नहीं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आर स्क्वायर इज नॉट रिक्वायर्ड इन CFA, P वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। तो जो रिग्रेशन वेट पे अब सबसे पहले ये जो टेबल है, इसकी ये आपकी 0.05 से छोटा है। हाँ, कॉमर्स में हाँ बेटा, हम ही बेटा ही लेते हैं। ये देखिए, जब मैं इसको डिनोट करूँगा आउटपुट में, मैं हमेशा यहाँ स्टैंडर्डाइज करूँगा। उसका क्या कारण है? अब ये जो ऊपर दिखा रहा है ये आर स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर पे मैंने कहा इसलिए इन यहाँ मॉडल देखते ही मुझे पता लग रहा है कि ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा, देना चाहिए, देते हैं। अब आप एक काम करें, आप एक काम करें, अब आप एक नई फाइल बनाएं जिसके अंदर, जैसे मैंने ये बनाया है, आप तीनों कंस्ट्रक्ट को इंडिविजुअली चेक करें और उसके बाद आप एक ऐसा बनाएंगे, 1 2 और 3। डेल डाटा फाइल यूज करनी है हमने। डेल डाटा फाइल के अंदर इनको आपस में बाद में रिलेट करेंगे। अलग अलग नहीं होगा ना मैम, या तो आपको आपस में रिलेट करने पड़ेंगे या इंडिविजुअल करना। अब आप एक काम करें, आप इंडिविजुअल पहले F1, F2, F3 अलग अलग चेक करें, इसके मॉडल फिटनेस चेक करें, मॉडल फिटनेस को इंप्रूव करें यूजिंग मॉडिफिकेशन बेसिस। फिर आप चेक करें कि क्या कोई एरर टर्म रिलेटेड है, ये डिलीट कर लें, इसका मॉडल फिटनेस ठीक आना चाहिए, आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक आनी चाहिए। ये तो यहाँ तक का काम आप खुद करें। डेल डाटा फाइल, डेल डाटा फाइल में आप एक काम कर लें, या तो 6 न्यू क्रिएट करें या आप एक काम करें 6 को छोड़ दें। मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ। फैक्टर 1 कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4,
फैक्टर 2 कंसिस्ट ऑफ 5, 8, 9, 10, फैक्टर 3 कंसिस्ट ऑफ 11, 12, 13। हमने 6 और 7 दोनों को ड्रॉप कर दिया है। ये 3 फैक्टर हैं, आप तीनों फैक्टर खुद चेक करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या हमें चेक करना है। जब हम CFA अप्लाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट के बारे में हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, मॉडल फिट, वैलिडिटी एंड लायबिलिटी। मॉडल फिट, CFI should be more than 0.9, GFI or 0.8 should be greater than 0.8, AGFI should be greater than 0.8, NFI should be greater than 0.9, IFI should be greater than 0.9, ये सारे होने चाहिए। RMSCA less than 0.1, validity, alpha should be greater than 0.7, ABE should be greater than 0.5, alpha should be greater than ABE. This constitutes one construct. 6 और 7 स्टेटमेंट हमने बात कर दी, आपको ये दे दिया है। 3 फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर की इंडिविजुअल चेक करें, फिर पूरा एक ऐसा मॉडल बनाएं। ये हमने ये तो लगा के हमारे क्या? हमने स्टेटमेंट यहाँ पे ये लगाया था, उसके बेसिस पे 6 और 7 हाँ, वो मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको बोल दिया ये फिक्स है, इसमें ये स्टेटमेंट है, इसमें ये 6 और 7 की आप चिंता मत करो, ड्रॉप करना। हाँ, मैंने वो आना ठीक है। और अब देखो इसको, अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से एस्टिमेशन में, एस्टिमेट मीन एंड इंटरसेप्ट, तब वो GFI वैल्यू आ जाती है। इसका पता नहीं क्या है ये GFI लगा, इसका मुझे नहीं पता क्या रीजन है, पर वहाँ पे टिक करने से ये उठ जाती है टेबल। तो ये कई बार होता है कि लोगों ने वहाँ टिक कर दिया, बाद में बोलते हैं सर वो GFI गुम हो गया। सर तो सर वो क्या था? सर एस्टिमेशन क्या करना है? एस्टिमेट एस्टिमेट देखिए, कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो नहीं ये हाँ ये नहीं करना, ये कब करना है? जब आप प्लीज सी दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसके 2 मीनिंग है साइमल्टेनियसली। इसका पहला मीनिंग है इंक्लूड इंटरसेप्ट इन द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन में याद है आपको, ऑप्शंस के अंदर जाके हम टिक करते थे, हटाना होता था। तो कल हम जो कर रहे थे, मुझे कुछ गड़बड़ वहाँ लग रही थी, उसमें इंटरसेप्ट नहीं आ रहा था। जो मैंने रिग्रेशन कर रहा था वो इसलिए नहीं आ रहा था कि यहाँ पे टिक नहीं किया था। आप टिक करोगे तो ही इंटरसेप्ट इंक्लूड होगा। एक तो ये वो ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन, इसको टिक करने का मीनिंग है अगर कहीं डाटा में मिसिंग वैल्यू हो, रिप्लेस विद द सीरीज में। दोनों इसी के ही है, समझा है? मैं रिपीट करता हूँ, इस टिक करने के 2 मीनिंग है। अगर आप पाथ एनालिसिस या एससीएम में काम कर रहे हैं तो इसका एक मीनिंग ये है, इंक्लूड इंटरसेप्ट इन द इक्वेशन। देखिए लिखा है एस्टिमेट मीन एंड इंटरसेप्ट, राइट? अगर आप चाह रहे हैं y = a + bx, a सिर्फ तब आएगा जब यहाँ पे टिक हो, वरना नहीं आएगा। कल मैं ये टिक नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा इंटरसेप्ट नहीं आ रहा था रिग्रेशन में। दूसरा इसका मीनिंग है, अगर आप इस पर टिक कर रहे हैं, इसका ऑटोमेटिकली ये भी मीनिंग है, मिसिंग वैल्यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय द सीरीज मीन। दोनों इसी के मतलब। मैंने आपको बताया था कि सीरीज मीन पे ना करें, सीरीज मीन से रिप्लेस, क्योंकि हम क्लीनिंग पहले करें, इससे ना करें वो मिसिंग वैल्यू वाला। लेकिन अगर आप इस पर टिक करते हैं, थर्ड इसका इंपॉर्टेंस ये आ गई। ये कहाँ है? एनालिसिस प्रॉपर्टी B8 के अंदर आउटपुट नहीं, B8 में एस्टिमेशन, उसमें जब आप इस पे चेक कर देंगे तब आपका GFI AGFI वैल्यू नहीं आएगी। इसको हटाएंगे तो ही आएगी। सर तो एस्टिमेट पे इसको कभी टिक ना करें। इसके बाद अगर हम उसको नहीं टिक कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो 2 टिक हो रखे हैं। हाँ, बाकी सारा ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको हटा दें। हाँ, अब आउटपुट सीधा आउटपुट में पहला, दूसरा, आखिरी CFA के अंदर, पहला, दूसरा, 8वां, 8। ठीक है, क्लोज करके रन कर दो। 0 आ गया तो बहुत बढ़िया। सर वो पहला और
इसका ठीक है, क्या हमें इस चीज़ को सेव करना चाहिए या हम कैसे काम करें? देखो अल्टीमेटली आप क्या है, आप जैसे प्रीति ने दिखाया, आप हर एक को अलग अलग दिखाओगे, तो इसको एक बार ले चले वहाँ पे, आप एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं ना वहाँ पे वर्ड में, एडिट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एडिट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्लिक हो गया क्या? हो गया। एमएस वर्ड में गए, पेस्ट आ गया, काफ़ी बड़ी आ गई है, इसलिए आपको काफ़ी बड़ा है। इसमें एमएस वर्ड के अंदर लास्ट लेके फॉर्मेट आ गया, बाहर क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मेट नहीं है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट के अंदर लास्ट है क्रॉप, अच्छा मेरा ये वो उसमें आ गया क्रॉप, क्योंकि साइज मेरा रेजोल्यूशन चेंज है ना, क्रॉप। देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया, पर ये तो पूरे पेज पे आ गया ना, मुझे तो सिर्फ इतना से चाहिए डायग्राम, तो इसको क्रॉप कर लेंगे। फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट में लास्ट में आपको मिलेगा क्रॉप करने पे, क्रॉप से इसको पकड़ के क्रॉप कर दें। नहीं मैं मुझे पता आप नहीं पूछ रहे, पर मैं बता रहा हूँ कि ये एक बार इसको यूज कर लें। अब आप पूछो। जब आपने ये कैसा बना दिया, दूसरा बना नया बना सकते हैं या ओवरराइट कर सकते हैं उसी को। एक बार ध्यान दें, ये क्वेश्चन आप सभी बारी बारी पूछ रहे हैं, मैम सुने एक बारी। द क्वेश्चन इज, ये एक बन गया, सारी वैलिडिटी आ गई, सब चेक कर लिया मैंने, अब आगे कैसे काम करो? क्या इसी को ओवरराइट कर दें? कर सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड में ले गए नहीं एक बारी, वहाँ आपने कॉपी कर दिया। अब क्या करो, अगले में 4 थे, यहीं पे 4 बनाए और इसी में 1 2 3 4 डाल दिया, मैंने इसको ओवरराइट कर दिया। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी, 1 2 3 4 ये बना दिया, और जो बाकी के रह गए उसको प्लगइन से करके यहाँ पे फिर रन कर दिया। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हम मेनली इसमें इंटरेस्टेड हैं, आउटपुट में एमएस वर्ड में मैं क्या दिखाना चाहूँगा, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो वैल्यूज आई हैं स्टैंडर्डाइज, यहाँ पर वो वैल्यूज क्या है। हाँ, F1 की जगह आप यहाँ डबल क्लिक करके इसका नाम टेंसिबिलिटी कर दो, एम्पैथी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं है। ये क्या E1 E2 इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चेंज होंगी, ये तो कंपल्सरी चेंज होगी। ये नाम डबल क्लिक करके चेंज कर दो। मेन क्या है, सामने वाला क्या देखेगा ना, तो ये देखेगा, ये देख सकता है कौन से फैक्टर में कौन सी है, लेकिन जो मेन है वो है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज बीटा, वो हर बार चेंज हो जाएगी। तो अब ये जो मैंने एमएस वर्ड में पेस्ट कर दिया, ये किसी काम का नहीं है। इससे क्या पता लग रहा है, इससे सिर्फ ये पता लग रहा है फैक्टर वाले 3 से बना है। इसकी बजाय मुझे क्या करना चाहिए, रन करके स्टैंडर्डाइज इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ये ज्यादा कुछ नहीं, वो अलग से मेंशन होगा, नीचे मेंशन होगा, कर लो, लेकिन पूरी शीट तो नहीं चाहिए हमें, कहीं पे सैचुरेटेड रिपोर्ट नहीं करना होता, कहीं इंडिपेंडेंस नहीं होता, एक वैल्यू चाहिए, पूरी टेबल क्यों देखो। इसीलिए अगर आप देखो और देखिए यहाँ पर कैसे हमने इसमें दिए हुए हैं, ये मैंने ये दिया है हाउ टू राइट CFA रिजल्ट, ये डाटा एनालिसिस ग्रुप पे भी है। ये एक पर्सन है जो नूनली, इनका काम है एंटीसीडेंट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग के, इन्होंने आप इसके रिपोर्टिंग देखिए कैसे करते हैं। ये इन्होंने रिव्यू दिया, ये इन्होंने कहा ये मेरा मॉडल था जिस पे मैंने काम किया, डाटा कलेक्शन किया, ऐसे काम किया, ऐसा किया, ये चीज़ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिपोर्ट तो ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, देखिए ऐसे होती है। पेपर के लिए, थीसिस के लिए आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, कंपोजिट लायबिलिटी निकाली गई 0.7, थीसिस ने कहा 0.7 से ऊपर की अच्छी होती है, फाइनल मेजरमेंट मॉडल गुड फिट, RMSC इतना, ये इतना, क्यों देनी है पूरी टेबल, सैचुरेटेड की, इंडिपेंडेंस की, ये वो, सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, NFI TFI। आप कह देते हैं कि सर हमेशा लोग GFI देते हैं, इसने तो NFI दिया है, कोई 3 इंडिसेस देने होते हैं, इसने RMSC लिया, CFI लिया, NFI लिया, TLI भी इसने मेंशन कर दिया, Chi-square मेंशन किया, DF और ये मेंशन किया, बाकी इसने, और इसने कहा ये ठीक है, इस तरह से काफी बड़ा है इसका Chi-square। Chi-square फर्स्ट टेबल 7 कैसे हो सकता है इसके? Chi-square 7 कौन है? Chi-square CMI है।
हाँ ये वैसे काई स्क्वायर और सी में नहीं की है, चेंज करके चेक कर लो। कॉर्नर वाला है ये वाला सी में डिवाइडेड हो जाता है। दिस आई विल क्रॉस चेक। हमें शायद ये वाली वैल्यू लेनी है, इसका देखिए क्या है, एक्सप्रेस डिवाइडेड बाय 39। आई विल क्रॉस चेक ये सीमी को लिखना है या ये लिखना है, वो तो हम पेपर्स में देख लेंगे कि क्या है हमारे पास है। मेथड से ये so my point was we need not to give the all tables, we need to give into the text format। हमें ऐसा लिखना है कि ये चीजें, बाकी इसने अपने वो टेबल दे रखी, ये टेबल हम अभी बनाएंगे, ये भी और ये बाकी की टेबल्स ये भी बनाएंगे। फिर इसने वही दिया है कि इतना 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 तो यहाँ पे इसका प्राइस पर देखिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसने क्या किया हुआ है एक्चुअली। दोनों दिए, हाँ एक्चुअली that's yes, let me make correction. Chi-square by degree of freedom should be between the range of 2 to 5, not the C. My apologies. Please not the chi-square. Chi-square divided by degree of freedom should be between the range of 2 to 5. पहली टेबल में मॉडल फिट में पहली टेबल में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। C में नहीं, C में डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दीजिए उसको। देखिए ये जो C में है ये वाली वैल्यू C में डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 2 से 5 के बीच होगी। That is error on my side. So then what is this Sorry. ये कम आ जाएगा। मैम आप पूछना था what does this mean indicate? chi-square, ये chi-square स्टैटिस्टिक्स है, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब that you have to calculate? हाँ ये तो अपने आप वो 2 से 5 के बीच आनी चाहिए। पर ये तो बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ मॉडिफिकेशन एनालिसिस करेंगे। सर ये हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा, ई हमने चेक किया। मैं इनपुट पे जाके एरर टर्म करेक्ट करके दोबारा रन करना है आपको। अगर आपने कर दिया है ये पूरा कन्वर्जेंट वैलिडिटी के बारे में बोल रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। ये टर्म है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ये इसको बोलते हैं मॉडल फिटनेस। ये दो अलग अलग चीजें हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड मॉडल फिटनेस। इसके 3 रूल हैं, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0.7, AV शुड बी ग्रेटर देन 0.5 और ये इससे बड़ा। और ये वैल्यू आपकी 0.9 से बड़ी, ये 0.1 से छोटी और सी मीन 2 से 5 के बीच। ये हमारा होना चाहिए। यहाँ तक कई बार MS Word में बना लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉडल है और ये इसका है। AV कैसे निकलेगा? AV निकलेगा जितने स्टैंडर्डाइज बीटा हैं सबका एवरेज उसका स्क्वायर। एक मिनट आप सुनिए दोबारा, देखिए एरर टर्म जोड़ने के बाद कहाँ फर्क पड़ेगा? सिर्फ इनमें फर्क पड़ेगा, इन 4 में, AVE और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरर टर्म के एरो जोड़ने के बाद अल्फा पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा कहाँ निकलेगा? SPSS में। SPSS में उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। AV कैसे निकलेगा? जो कोफिशिएंट है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडल फिटनेस पे एरर टर्म के कनेक्ट करने का फर्क पड़ेगा। तो कनेक्ट करके दोबारा रन करें और फिर आप इन चीजों को रिपोर्ट करें। ये जी अल्फा आप निकालेंगे SPSS से, एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। AVE आप निकालेंगे जैसे आपने ये निकाला है। अगर आप इसको, हाँ जी,
जब आप इसको रन कर देंगे, रन करने के बाद स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट पे जाएं, ये तीन जो वैल्यू आ रही हैं इनका एवरेज निकालें, उसका स्क्वायर कर दें। आप चाहे मोबाइल से कर लें, एक्सेल से कर लें, एवरेज निकाल के उसका स्क्वायर। हाँ मैनुअली कर लीजिए, हमारे पास कुछ एडिंग फंक्शन है इसकी, पर आपको मैनुअली आना चाहिए। जब आप पीएचडी पे काम करेंगे आप एक एडिंग है फाइल, उसको यूज करेंगे, पर आपको मैनुअली आना चाहिए कैसे निकालते हैं। कौन सा नहीं आया? ये वाला नहीं आया? कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप फाइल आउटपुट पे जाएं, एस्टिमेट में स्टैंडर्डाइज बीटा, स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन एस्टिमेट्स आउटपुट मिला आपको? नहीं हुआ? नहीं आया? आ गया है। उसमें एस्टिमेट्स, उसमें स्केलर, एस्टिमेट में दूसरी टेबल आप देख पा रहे हैं जिस पे लिखा है स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन रेट। सर हमारा ये नहीं आता। स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन। अच्छा तो इस पे वो देख रहे हैं निकाला है जो आपने एबीई कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.7 से अबव है, सो इट इज मीटिंग कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ऐसा कैसे? नहीं, तीनों होनी चाहिए, तीनों। अगर एक भी लैकिंग है वैलिडिटी नहीं। तीनों अगर है या एवरेज इतना से ज्यादा है तो आप तीनों। 0.05 लेकिन ये एक ही कंसेप्ट पाया था, ये भी एक कंसेप्ट का हर एक का निकालेंगे। इसका